ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारी क्लास है, हमारा जो टॉपिक है वो HCI पे बेस्ड करता है। HCI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी आज इंट्रोडक्टरी लेवल की क्लास मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, और आइंदा कुछ क्लासेस इसी पे ही बेस्ड करेंगी ताकि हम ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें इसके बेसिक फाउंडेशंस को HCI के, और फिर उसके बाद उसके रूल पे जाएंगे और फिर उसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे ताकि हमें आगे के तमाम चीज़ें जो HCI से रेलेवेंट हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डोमेन के अंदर अटैच होती हैं, उसको हम फिर अंडरस्टैंड कर सकें। कहने का मकसद ये है कि आज का हमारा जो कोर्स इंट्रोडक्टरी लेवल का है HCI यानी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, और इसके साथ अगर HCI को हम समझना चाहें तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा ह्यूमन की नेचर को, ह्यूमन के तमाम बैकग्राउंड को। ह्यूमन बेसिकली अगर देखा जाए एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि वो उसमें अगर फीलिंग्स के अलावा भी अब उसकी थिंकिंग, जब भी वो थिंक करता है डिफरेंट एंगल से उसको थिंक करता है, और इंटेलिजेंट भी है वो, यानी चीज़ों को इंटेलिजेंटली हैंडल भी करता है, उस पर डिसीजन पावर भी होती है। इसके अलावा एनिमेट है वो, यानी मूव करता है और मूवमेंट उसके अंदर होती है। और इसके अलावा फ्री विल है, जिस तरह चाहे वो काम करता है, जिस तरह चाहे वो अपने आप को ढालता है, ये सब पावर उसके अंदर होती हैं। और इसके अलावा रेंज ऑफ इमोशंस, यानी हंसना, खेलना, रोना, ये तमाम की तमाम चीज़ें ह्यूमन के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा मेक मिस्टेक्स, इंसान है, इंसान गलती कर सकता है, बस इसमें एक और जो पावर है बेसिकली मिस्टेक्स करने की भी है कि वो मिस्टेक्स करता है वो, ठीक है। इसके बरखिलाफ अगर हम देखें कंप्यूटर को, क्योंकि आज हमारा कोर्स है HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, तो इसमें हमें सेकंड पार्ट को हमें समझना पड़ेगा कंप्यूटर को। कंप्यूटर बेसिकली डम डिवाइसेस है। डम डिवाइसेस का मतलब यह है कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है जिस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंट होता है, अनइंटेलिजेंट है, डम है, यानी खुद से डिसीजन पावर नहीं ले सकता वो, ना उसमें जब तक प्रोसेसिंग पावर उसमें ना आए, ठीक है। इसके अलावा इनएनिमेट है। इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल खुद से कोई एनिमेट नहीं कर सकता। सिस्टम अगर शट डाउन हो जाए तो उसके बाद बिल्कुल भी यूजलेस हो जाता है, जब तक उस पर पावर ना हो, उस पर डिसीजन पावर इंसान ना दे। वही काम करता है जो इंसान कहता है, यानी ये चार चीज़ें और भी चीज़ें इसके अंदर है कि फीलिंग्स नहीं होती इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर होती हैं। यानी अगर देखा जाए ह्यूमन उस चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जो कि इंसान इंटेलिजेंट है, और उस चीज़ का इंटरेक्ट कर रहा है जो कि बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। इंसान उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है जो कि स्मार्ट है, लेकिन डम के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, एक मुश्किल चीज़ है। इसी तरीके से इंसान एनिमेट है और ऐसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो कि इनएनिमेटेड है। और इंसान जो कि डिसीजन पावर खुद ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, इसके बरखिलाफ कंप्यूटर वही काम करता है जो कि इंसान कहता है या उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है थ्रू प्रोग्रामिंग हो गया, थ्रू एल्गोरिथम्स को एल्गोरिथम हो गया, इन तमाम चीज़ों के बिना। HCI को अगर हम देखें तो HCI का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बहुत गहरा लिंक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जितनी भी प्रोजेक्ट के हवाले से जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके तमाम इंटरनल पार्ट की वर्किंग को टैकल करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपने पढ़ी हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेरे लेक्चर्स पे सुनिएगा, उसमें हम क्या बोलते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। उसमें जो डिज़ाइन के अलावा हम कोडिंग करते हैं, एल्गोरिथम, सूडो कोड, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, टेस्टिंग वगैरह, ये तमाम के तमाम क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह, ये सारे के सारे उसके इंटरनल पार्ट कहलाए जाते हैं। लेकिन जो फ्रंट एंड होता है उस सॉफ्टवेयर का, वो HCI के थ्रू होता है, यानी एक्सटर्नल पार्ट। यानी कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये यूज़र जो क्लाइंट होता है उसको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता कि पीछे बैक एंड पे क्या प्रोग्रामिंग चल रही है, उसके बैक एंड पे क्या स्टोरी है, उसके बैक एंड पे किस लैंग्वेज पे कोडिंग हुई हुई है, उसके पीछे कौन सी क्वालिटी एश्योरेंस के आपने पैटर्न आपने यूज़ किए हुए, उसको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता। उसको जिस चीज़ से सरोकार होता है वो आगे का इंटरफेस होता है। यानी ये जो HCI हमारा कोर्स है बेसिकली
HCI जो कोर्स है वो बेसिकली इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हम यूज़र के जो आगे के फ्रंट एंड का जो पैटर्न है, जो फ्रंट एंड की जिससे वो इंटरेक्ट करता है, उसको किस तरह से ईज़ बनाया जाए, किस तरह से यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, किस तरह से उसको इस तरह बनाए। जैसा आजकल मोबाइल के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा मैं कि आजकल मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा कि आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं, यानी 1, 2 या 3 साल के या 4 साल के या 5 साल के डिफरेंट एजेस के जो बच्चे हैं, वो आसानी के साथ मोबाइल के टच स्क्रीन को यूज़ करते हुए वो अपने यानी डिफरेंट कार्टून नेटवर्क्स हो गए या डिफरेंट क्या बोलते हैं लर्निंग प्रोग्राम्स हो गए, उन तक वो एक्सेस कर लेते हैं ईज़िली। क्यों? क्योंकि HCI ने इतना उसमें काम कर लिया है कि जिसके वजह से हर एज ग्रुप के लोग उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सीनियर सिटीज़न ही क्यों ना हो। तो HCI बेसिकली जिसका कंसर्न है वो एक्सटर्नल पार्ट्स है, यानी जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके बैक एंड पे जो भी आप इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं और जो भी आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, वो तमाम बैक एंड की होती है, जो कि एक टेक्निकल पर्सनस के लिए होती है। लेकिन फ्रंट एंड जो कि यूज़र के लिए होता है, वो बेसिकली उस पर काम हम लोग करते हैं HCI के थ्रू। तो ये हमारे लिए सबसे क्यों अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम बनाएं जिसका यानी इंटरेक्शन पार्ट यूज़र के साथ यानी HCI इतना इफेक्टिव ना हो, तो उस सूरत में कस्टमर को यानी क्लाइंट को बोर्डम फीलिंग्स होगी, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वो ईजी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा सॉफ्टवेयर को, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है। तो यानी HCI हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। अगर इसके हम अंडरस्टैंड करें कि इस जो हमारे सामने पहले हमारा जो ऑफिस या विंडोज़ होती थी उसका एक पार्ट है, अगर इसको हम देखें इसके यूज़र इंटरफेस को और इसके डिज़ाइन को देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि इसमें एक बिग बटन ओके का बटन है और ये बात समझ में आती है कि क्रॉस बना हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पर स्टॉप है, यानी ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई हुई है। यानी मैं इस वक्त ये कंसीडर कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक आम यूज़र हूँ मैं, यानी इसमें अगर देखा जाए एरर लोडिंग लाइब्रेरी लिखी हुई है जिसका यूज़र से कोई कंसर्न नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। इसके अलावा फाइल एरर नंबर लिखा हुआ है जो कि .fif करके कुछ लिखा हुआ है, नॉट एग्जिस्ट। अब यूज़र को इससे चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि FIF की फ़ाइल कौन सी होती है। और इसके अलावा फाइल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, रिमूव फ्रॉम लाइब्रेरी लिखा हुआ है। अब यूज़र को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक डायलॉग बॉक्स इसके सामने आ गया जिस पर क्रॉस बना है, जिससे वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि हाँ ये जो डायलॉग बॉक्स है बेसिकली इसमें कुछ प्रॉब्लम आई हुई है इस सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर इवेंट में। और एक बटन है ओके का, जिसको ओके करने के बाद वो खुद कुछ नहीं कर सकता सिवाय सबर के अलावा। तो इस सूरत में यहाँ पर अगर इसको देखें तो इसमें बेसिकली एक डायलॉग बॉक्स है, एरर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है, जिसमें यूज़र को बस ये बताया जा रहा है कि इसमें एरर है। लेकिन इसमें डिज़ाइन अगर आप देखा जाए तो ये पूरा डिज़ाइन है इसके अंदर। जब भी आने वाले वक्तों में जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर वगैरह आए तो इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि ऐसी कोई चीज़ डिस्प्ले ना करें कि जिसकी वजह से डिस्करेजिंग हो और कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि जिसको देखते हुए वो उस चीज़ को कस्टमर इसको से रिज़ॉल्व कर सके। यानी ऑटोमेटिकली सेल्फ ऑटो रिकवरी का कोई ऑप्शन भी होना चाहिए, ताकि अगर ये एरर आता है तो ये एरर कस्टमर या क्लाइंट के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। अगर ऑटो रिकवरी का ऑप्शन हो तो ज़्यादा बेहतर है इसमें, ताकि वो खुद रिज़ॉल्व कर सके सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, ताकि कस्टमर या क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी इसमें जो चीज़ देखने में आई है वो यही चीज़ देखने आई है कि इसका एक यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है। दूसरा इसके अंदर अच्छा, इसके अलावा इसमें जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड HCI की डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन जो कि ACM वालों की तरफ से है। HCI बेसिकली ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये बेसिकली डिसिप्लिन कंसर्न विद द डिज़ाइन एवेल्युएशन एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम। यानी ऐसी वो तमाम चीज़ें जिसमें उसका डिज़ाइन, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इंटरेक्शन, क्योंकि इंसान एक इंटेलिजेंट है और कंप्यूटर इंटेलिजेंट डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है।
तो ऐसी सूरत में आपस में उनका इंटरेक्ट करवाना और ऐसा डिज़ाइन बनाना कि एक आम इंसान उससे इंटरेक्ट ईजिली कर सके। मिसाल के तौर पर तो कुछ देर पहले मैंने बात की थी, मैं टैबलेट की मैं एग्जांपल देता हूँ। टैबलेट में ये होता है कि जो कस्टमर होता है, क्लाइंट होता है, वो बहुत मुश्किल काम होता है कि टच स्क्रीन पे उसको उसका आदी यानी एडिक्ट बना देना। यानी आपके सामने अगर टैबलेट है एक आम सा कस्टमर, तो वो बेसिकली चंद उसको आप टिप्स दें और उसके बाद आप फील करेंगे इतना स्ट्रॉन्ग उसका इंटरफेस होगा आपके सॉफ्टवेयर का जिसको वो यूज़ कर रहा है। उसके बाद वो उसको कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो उसको आसानी से उसको यूज़ कर सकेगा, बिल्कुल कर सकता है। तो ऐसी सूरत में ऐसा इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम बनाना फॉर द ह्यूमन यूज़ के लिए विद द स्टडी ऑफ द मेजर फिनोमेना सराउंडिंग दैम, यानी इसके बाद उसको इतना इंटरेक्टिव बना देना और कि वो उसको आम तौर पे उसको यूज़ करना चाहे तो उसको यूज़ कर सके। इसके अलावा HCI क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या वजह है इसकी वजह ये है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं, जिसका मैंने पिछले वाले आपको स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सा बिग बटन बना देना या लेआउट में आप पुल डाउन मेन्यूज़ बना देना। ये इतना HCI ये नहीं है कि आप उसमें 4-5 चीज़ें ऑप्शंस रख देना या बड़े बटन बना देना, ये HCI ऐसा नहीं है। बेसिकली HCI बेसिकली इफेक्टिवनेस है, यानी अगर आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, प्रोडक्टिविटी इसकी कितनी है। ऐसा तो नहीं वो यूज़ कर रहा है और यूज़ उस तरह से नहीं हो पा रहा कि जिस तरह से वो यूज़ कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पर ये कि जो यूज़र इसको यूज़ कर रहा है वो कॉन्फिडेंट अंदाज में इसको यूज़ कर रहा है। और सेफ्टी भी हो, ऐसा ना हो कि वो किसी चंद ऑप्शंस पे क्लिक करे और सारी चीज़ें उसकी ख़राब हो जाए, OS उसका यानी करप्ट हो जाए, उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए। सेफ्टी भी इसके साथ साथ इसमें हो उसकी, और सेफ्टी किन किन एस्पेक्ट से आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की कम्युनिटी कौन कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसको यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। एकेडमिक में, इंडस्ट्री में, इसको रिसर्च में इसको यूज़ किया जाता है। ये वो लोग हैं जो कि HCI पे काम करते हैं, HCI पे काम करके लोगों तक लेकर आते हैं। एकेडमिक होता है, एकेडमिक और इंडस्ट्री के लोग रिसर्च के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको क्या बोलते हैं HCI को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके नए नए पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट एरियाज़ के लोग भी। इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली एक साउंड सिस्टम हो गया, अगर आप HCI को बेहतर बनाना जैसे आजकल वर्चुअल रियलिटी चल रहा है आजकल, और 3D एनिमेशन में ये यूज़ होती है। जितनी ज़्यादा अच्छी एनिमेशन में, अगर आप सिंपल एनिमेशन बनाएंगे तो यूज़र के लिए बोर्डम फीलिंग्स होगा और उसके ज़्यादा यूज़ नहीं। लेकिन अगर वो चाहते ये हैं कि इसको और इफेक्टिव बनाना, तो उसकी एनिमेशंस, उसकी वीडियो, उसकी साउंड में HCI के पैटर्न को यूज़ करते हुए उसके लिए ईज़ बनाना उस सॉफ्टवेयर को। उस पर डिवाइस हो गया, डिवाइस के डिफरेंट साइज़ हो गए, आप पोर्टेबल डिवाइसेस में उसको यूज़ करते हैं। एक होता है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब ये होता है कि जिसको हर जगह यूज़ कर सकें। HCI आजकल उसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है कि जिसमें आप वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और इसको जहाँ यूज़ करना चाहें, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में यूज़ करना चाहें तो उसमें भी उस पैटर्न को यूज़ करते हुए आप HCI यूज़ करते हैं, जो कि इसको टूल में शामिल है। यूजेबिलिटी बेसिकली क्या चीज़ है, एक टर्म इसमें मैंने डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि यूजेबिलिटी बेसिकली कहीं एक जगहों पे यूज़ होगी, जो कि आगे वाले कुछ लेक्चर में भी इसको यूज़ करेंगे। यूजेबिलिटी बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि जो कि यूज़ होती है स्पेसिफिक यूज़र के लिए और स्पेसिफिक गोल के लिए, ताकि उसमें उस चीज़ के अंदर इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और उसकी सेटिस्फेक्शन उस कॉन्टेक्स्ट में 100% रहे। यानी आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक यूज़र के लिए, ठीक है, और स्पेसिफिक गोल अचीव करें ताकि वो यूज़र उस चीज़ को यूज़ करते हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई हो। इसके अलावा उसको कहते हैं हम यूजेबिलिटी, यानी स्पेसिफिक यूज़र स्पेसिफिक गोल के लिए यूज़ करें ताकि उसके साथ साथ उस सॉफ्टवेयर की इफेक्टिवनेस नज़र आए, उसकी एफिशिएंसी, उसकी सेटिस्फेक्शन जो यूज़र की हो वो स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़ के लिए।
यूजेबिलिटी में बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ऐसा उसका सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाइज बनाया जाता है कि आने वाले वक्तों में भी उसको आसानी के साथ यूज़ किया जाए। और उसमें जो मेथड यूज़ होते हैं बेसिकली वे ऑफ इम्प्रूव ईज़ ऑफ यूज़ थ्रू द डिज़ाइन प्रोसेस, उसको पूरा डिज़ाइन प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसको इम्प्रूव किया जाता है और उसको ईज़ बनाया जाता है क्लाइंट के लिए। इसके अलावा यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट के अंदर अगर देखा जाए, ये वही यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट जो पिछले वाली स्लाइड में डिस्कस किया, उसकी रिक्वायरमेंट में उसके गोल क्या है। उसका गोल है बेसिकली यूजेबिलिटी इटसेल्फ, जिसके बारे में पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ। यूनिवर्सलिटी बेसिकली इसका मतलब जो हर जगह यूज़ हो सके इसके गोल में शामिल है। और इसके अलावा यूज़फुलनेस हो, यानी फ़ायदेमंद हो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। और जिससे अचीव किस तरह से किया जा सकता है उसको हम प्लानिंग के थ्रू। सेंसिटिविटी ऑफ द यूज़र नीड्स, क्या नीड्स है यूज़र की, उसको देखते हुए उस चीज़ को यूज़ किया जाए और उसको यूज़ करते हुए उसको अचीव किया जाए। और कमिटमेंट टू द रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब यह है कि जो रिक्वायरमेंट हो उसको एनालिसिस किया जाए और उसको फुलफिल किया जाए। बैड इंटरफेसेस में शामिल इनकन्वीनियंस, यानी यूज़र इसको यूज़ कर रहा है। इनकम्बरिंग मतलब होता है इनकन्वीनियंस, जिसका मतलब यह है कि यूज़र इसको यूज़ तो कर रहा है लेकिन उससे यूज़ करने में उसको मुश्किल होती है, तो ये बैड इंटरफेस कहलाया जाता है। कंफ्यूजिंग हो, यानी यूज़र जब इसको यूज़ कर रहा है तो ऐसा इंटरफेस आपने डिज़ाइन किया है कि जिसको सोचने के बाद वो ये मजबूर हो गया है कि वो शायद उसको यूज़ ना करे। कंफ्यूजिंग क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में फुल ऑफ कंफ्यूजिंग है। स्लो, यानी आपने किसी ऑप्शन पे क्लिक किया, उसमें आपने इतना उस एल्गोरिथम को या फिर उस इंटरफेसेस को आपने यूज़ किया है कि जिसने उस सॉफ्टवेयर को स्लो कर दिया। इसके अलावा ट्रस्ट के हवाले से, यानी इस तरह ना हो जैसे विंडोज़ क्रैशिंग हो जाती है, आपने किसी ऑप्शन पे क्लिक किया बार बार क्रैश हो रहा है, ये भी इंटरफेस की बैड इंटरफेस में शामिल होता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप डिफरेंट कल्चर्स के लोग डिफरेंट अंदाज में उसको यूज़ करते हैं तो ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लमेटिक हो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए। और वेराइटीज़ ऑफ यूज़र्स पे यूज़ करते हैं, इंस्टेंट यूज़र भी यूज़ करते हैं, उसको प्रोफेशनल यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस सूरत में उस टारगेट को देखते हुए आप ऐसा सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसके लिए आसान तरीका तो यही है कि जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें आप पहले ये देखते हैं कि टारगेट ऑडियंस कौन है। तो आप टारगेट ऑडियंस को देख लेते हैं, उसके बाद आप करते क्या हैं कि उसके हिसाब से इंटरफेस बनाते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल यूज़र है तो उसके लिए आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट बनाते हैं, पिक्चर का इस्तेमाल कम से कम करते हैं और चीज़ों का टेक्स्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक इनोसेंट यूज़र है तो उस पर पिक्चर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ताकि वो देखते हैं कि वो इनोसेंट यूज़र है, मासूम यूज़र है, इनिशियल लेवल का यूज़र है, उसको नहीं पता कुछ भी। तो उसके हिसाब से उसके यूज़र को इंटरफेस को बनाया जाता है, यूज़र के इंटरफेस को बनाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था, पहला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में इसको हम कवर करेंगे, जिसमें हम उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह की हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और यूआई का भी एक गहरा लिंक है। तो यूआई को हम किस तरह से हम उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम देखेंगे। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।